क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं? प्लीज व्हाट्सअप करिए। ये स्टूडेंट्स, क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? प्लीज बताइए मुझे। ओके, उन्नति चौहान, मीरा यादव, सबका मैसेज आया। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, आज चूंकि हमारा पहला क्लास है इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी भक्ति भी कर ली जाए क्लास के साथ। ज़्यादा समय हम नहीं बिताएंगे इस पे। ओके, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोई भी काम शुरू करने से पहले हमारे यहाँ पे गणेश भगवान की पूजा होती है। तो हम गणेश भगवान के सामने अपना हाथ जोड़ते हैं। आप लोगों को भी ऐसा करना चाहिए। और चूंकि हम विद्या की बात कर रहे हैं तो हमारी विद्या की देवी सरस्वती माता जी यहीं पे हैं। आप लोग जरूर इनके चरणों में वंदना करिए। आप जो कुछ भी पढ़ेंगे आपके दिमाग में बहुत सदियों के लिए रहे, बहुत ज़्यादा दिन के लिए रहे, और जब तक आप एग्जाम दे तब तक के लिए रहे और एग्जाम आपका क्लियर हो, ऐसी प्रार्थना हम सरस्वती माता जी से करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। सबसे पहली बात यह है कि हम जितनी भी क्लासेस कराएंगे आपको, उनमें मोस्टली हम एसएससी बैंकिंग के क्लासेस तो जरूर लेंगे। साथ में ही जितने टाइप के आपके पास जिस भी तरीके के एग्जाम्स होते हैं, जैसे एसएससी का है, बैंकिंग का है, रेलवे का है, एनटीपीसी का है, इंडियन डिफेंस का है, मोस्टली एग्जाम्स में हमने नीचे कुछ सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं आपको ग्रीन लाइट से शो करूंगा। ओके, तो ग्रीन लाइट से मैं शो करूंगा आप लोगों को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेन सब्जेक्ट्स हमारे हैं जो कि सबसे पहले मैथ सब्जेक्ट हमारा ऐसा है कि ये सारे टाइप के एग्जाम्स में आते हैं। मैथ को हम लोगों ने दो पार्ट में बांट रखा है। सबसे पहला पार्ट है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। तो टेक्निकल मैथ्स हमें नॉर्मली डिफेंस एग्जाम्स के लिए आते हैं, कुछ बैंकिंग एग्जाम्स में भी आते हैं, एसएससी एग्जाम्स में बहुत कम आते हैं, और इस तरीके से नॉन टेक्निकल तो सारे में ही आते हैं। नॉन टेक्निकल का मतलब ये हो जाता है जिसमें कि नंबर सिस्टम आते हैं, परसेंटेज आते हैं, एवरेज आते हैं, आपके प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारी चीजें जिसमें आती हैं उसे हम नॉन टेक्निकल मैथ कहते हैं। और जिसमें टेक्नोमेट्री आती है, आपके ज्योमेट्री आती है, आपकी कोऑर्डिनेट आती है, ये सारी चीजों को, ये सारे पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? टेक्निकल मैथ्स कहते हैं। और रीजनिंग तो एक ऐसा पार्ट है जो सारे टाइप के एग्जाम्स में ये भी कवर अप करता है। सारे टाइप के एग्जाम्स में ये रीजनिंग भी कवर अप करता है, और रीजनिंग का बहुत ही ब्रॉड एरिया है। तो रीजनिंग भी हम पढ़ने वाले हैं यहाँ यूट्यूब चैनल में अपने। और इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश तो ऐसी चीज है जो बेसिक से लेके और एडवांस तक की सारे टाइप के एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। जीए और जीएस यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा हुआ है। जीए मतलब होता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का मतलब क्या हो जाता है? जैसे कि आपके आसपास की चीजों के बारे में, आपके प्रदेश के बारे में, आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में, आपके राष्ट्र के बारे में, भारत के बारे में, आपके वर्ल्ड के बारे में, आपके प्लैनेट के बारे में, आपके इंटरप्लैनेटरी सिस्टम्स के बारे में, ये सारी चीजें जहां पढ़नी है हमें, वो सब आते हैं जनरल अवेयरनेस में। और जीएस में क्या आता है? जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, ये सारी चीजें जहां पे आती हैं वो आता है हमारा जीएस का पार्ट। दूसरा होता है स्पेशली केवल बैंकिंग एग्जाम्स के लिए हमें कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत होती है। हम कंप्यूटर भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। और बैंकिंग अवेयरनेस कुछ भी नहीं है। इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर होता है, वो बैंक और आईआरडीए से रिलेटेड, बैंकिंग, आईआरडीए और बैंकिंग, आईआरडीए और आपका जो शेयर मार्केट के जो चैप्टर्स होते हैं, ये सारे चैप्टर्स इसमें हम पढ़े जाते हैं। नाउ आरएसए मींस माय कोचिंग इंस्टीट्यूट विल डील इन मेनी सब्जेक्ट्स एज लिस्टेड बिलो। मैं आपको दिखाता हूं अभी जो सब्जेक्ट्स हम अपने कोचिंग सेंटर में, यानी कि जो इस यूट्यूब चैनल पे हम पढ़ेंगे, उसमें होंगी मैथ्स, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल टाइप, फिर आपकी रीजनिंग, फिर आपका इंग्लिश, और इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए जीएस में मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे, हम पॉलिटी पढ़ेंगे, हम इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, हम करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। एक जगह पे लिखने के लिए वहां पे जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा अपने आप से बता दूंगा। फिर हम जैसे कंप्यूटर पढ़ेंगे,
बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ेंगे जो कि मैंने बताया आपको पहले ही। फिर हिंदी पढ़ेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हिंदी मोस्टली आता है हमारे यूपी पुलिस के एग्जाम्स में, हमारे जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं उनमें हिंदी मोस्टली आता ही आता है। जैसे कि यूपी पीसीएस का एग्जाम है उसमें भी हिंदी पूछा ही जाएगा। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि अभी हमको एक चीज और जाननी पड़ेगी, जैसे कि हम यूपी पुलिस में बहुत सारी चीजें आती है। जैसे यूपी पुलिस काम कैसे करती है, यूपी पुलिस की उसमें एक पेपर आता है मानसिक अभियोग्यता करके, जो कि स्पेशली एसआई के लिए आता है। तो ये सारे जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं यूपी पुलिस के, ये सब भी हम पढ़ेंगे। अबाउट इंडियन रेलवे, जो हमारा रेलवे है वो कितने जोन्स में बटा है, कहाँ कहाँ पे है, उसके ऑफिसेज कैसी हैं, कौन कौन से अधिकारी होते हैं, भर्तियां कौन कौन सी होती हैं, ये सारी चीजें हम अबाउट इंडियन रेलवे स्पेशल क्लासेस में पढ़ा करेंगे। और सबसे बेस्ट जो हमारी क्लास चलेगी वो इंडिया एंड वर्ल्ड मैपिंग के ऊपर चलेगी। इसके लिए मैं पहले से ही बता दूंगा, आप लोग क्या करेंगे कि आपके पास भारत का नक्शा और पूरे संसार का नक्शा, पूरे वर्ल्ड का मैप, इंडिया का मैप, ये सारे मैप्स होने चाहिए। और मैं आप लोगों को मैप भी भेजूंगा पीडीएफ फॉर्मेट में बना के, आप लोगों को उस पर प्रैक्टिस भी करनी होगी। ठीक है, चलिए अभी हम मैथ्स के बारे में बता रहे थे ना, तो अभी हम मैथ्स के कुछ चैप्टर्स के ऊपर बात करेंगे जो कि नॉन टेक्निकल कहलाए जाते हैं, लिस्ट ऑफ चैप्टर्स। और इनको आप लोग जरूर अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, ठीक है, आप अपने बुक में या कॉपी में अगर आप लोगों ने नहीं लिया हुआ है तो जरूर ले लें। मैं आप लोगों को 2 मिनट का टाइम देता हूं, आप लोग जरूर ले लें, अपनी पेन पेंसिल उठा लें, अपनी कॉपी उठा लें। और अब हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो लिखेंगे और लिख के उसे आपको रखना है, क्योंकि एक एक छोटी छोटी चीजों को ही मिला के हम पूरा बड़ा काम कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को मिलाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम आगे बढ़े। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने अपने पास कॉपी और पेंसिल ले लिया होगा, सॉरी कॉपी एंड पेन ले लिया होगा, और आप सभी अब रेडी हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो हमारी मैथ्स की क्लास होगी शुरू, वो सबसे पहले होगी बेसिक कैलकुलेशन पे। बेसिक कैलकुलेशन मीन्स हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कोई भी चीजों को अगर हमें जोड़ना है, एडिशन करना है, तो हम सिंपली फास्ट कैसे कर सकते हैं। अगर हमें घटाना है तो हम बहुत जल्दी कैसे कर सकते हैं। अगर एक ही क्वेश्चन में जोड़ना घटाना दोनों दे दिया है तो हम दोनों क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट कैसे कर सकते हैं। फिर हम मल्टीप्लिकेशन के ऊपर आएंगे, मल्टीप्लिकेशन हम कैसे आसानी से कर सकते हैं जल्दी। फिर कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज होते हैं। फिर हम डिविजन्स के ऊपर आएंगे, डिविजन्स हम कैसे बहुत जल्दी कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीजों पे हम पढ़ेंगे। जानते हम सब हैं, सॉरी ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग भी जानते हैं इन चीजों को कि हम कैसे कर सकते हैं, बट आप लोगों ने कभी उसे यूज नहीं किया है। हमने यूज किया है, हमने उसको प्रैक्टिस में लाया, हम डेली रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उस चीज की। वैसे ही हम आपको भी डेली रेगुलर प्रैक्टिस कराएंगे उन चीजों की। आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये हम फास्ट कैसे कर सकते हैं, और आप लोगों को ये लगने लगेगा कि हम भी कर सकते हैं, बहुत ही फास्ट कर सकते हैं। आज ही मैं कुछ फॉर्मूलाज ऐसे बताऊंगा जिसको देख के सुन के आपको लगेगा कि आप बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। फिर हम एलिमेंट्री अलजेब्रा फॉर्मूलाज, जैसे कि अलजेब्रा के जितने भी फॉर्मूला आते हैं, आप लोगों ने 7-8 में जब पढ़ते होंगे शायद, तो बहुत सारे लोग आते हैं गांव में बुक वगैरह बेचने के लिए, स्कूलों में जाते हैं, पतली पतली किताबें बेचते हैं, वो बोलते हैं कि ये पूरी अलजेब्रा की कुंजी है, और उसमें क्या है कि बहुत ढेर सारे फॉर्मूलाज लिखे रहते हैं। तो आप लोग सोचते हैं कि ये सारे फॉर्मूलाज कैसे याद होंगे। मैं भी सोचता था ऐसे ही, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूलाज याद करने के लिए होते ही नहीं है। ये तो फॉर्मूला बने होते हैं, और ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बने होते हैं, जब आप उस तरीकों को समझ जाएंगे तो आपको ये फॉर्मूला अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो इसलिए घबराने की बात नहीं है, ये सारी चीजें हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि इतनी आसान तरीके से चीजों को हम पढ़ सकते हैं। चलिए उसके बाद हम पढ़ेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आप देखेंगे कि बहुत ही फास्ट आप स्क्वायर निकाल सकते हैं और स्क्वायर रूट्स भी निकाल सकते हैं। अगर एग्जैक्टली स्क्वायर रूट दिया हो तो आप बहुत ही फास्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सेम क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में बताया जाएगा। फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, क्वेश्चन आते हैं फ्रैक्शंस के ऊपर कि 4 फ्रैक्शन दे देगा आपको और बोलेगा कि इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए, बढ़ते क्रम में सजाइए। और ये हमारे लिए उस टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लमेटिक एरिया हो जाता है और समझ में नहीं आता है कैसे करें। इसको भी करने के लिए हम बहुत ही फास्ट मेथड आपको बताएंगे। इसी तरीके से डेसिमल्स में भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे डेसिमल्स
8 पॉइंट्स में, 9 पॉइंट्स में, 10 पॉइंट्स में देते हैं और इतना सारा जीरो देख के हम घबरा जाते हैं। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पे बहुत ही बेस्ट चीजें आपको बताने वाले हैं। हमें थोड़ा सा टाइम लग गया यूट्यूब स्टार्ट करने में, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी और टेक्निकल चीजें हैं जो कि समझनी पड़ती हैं, और हम कैसे स्टार्ट करें इन सब चीजों के ऊपर हमें बहुत जगहों पे बात भी करनी पड़ती है। ओके, नाउ सर्ट्स एंड इंडेक्सेस। सर्ट्स एंड इंडेक्सेस आपने देखा होगा, जब हम जिसको हम कर्णिक घात कहते हैं, और जो पावर्स होते हैं, ठीक है। तो सर्ट्स मतलब कर्णिक घात, इंडेक्सेस मतलब पावर्स, तो ये सारी चीजें भी हम पढ़ने वाले हैं। फिर सिंप्लीफिकेशन। बच्चों ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? क्या आप लोग व्हाट्सएप में करके बताएंगे आप मुझे, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? ये स्टूडेंट्स, मैं व्हाट्सएप भी देख रहा हूं साथ के साथ, आप लोग मुझे बता सकते हैं कि बहुत ही फास्ट तो नहीं चल रहा हूं? आप लोग लिख तो पा रहे हैं? ओके, मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूं, आप 1 मिनट का। ओके, 1 मिनट का वेट कर लेता हूं, आप लोग इसे लिख लीजिए। ओके, आप लोग चाहें तो बीच बीच में भी वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं, जिससे कि आपकी मेरी वीडियो चलती भी रहेगी, आपको ये सारी चीजें मिल भी जाएंगे, और चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर कोई बच्चा नहीं भी लिख पा रहा है तो ये वीडियो यूट्यूब पे पड़ी रहेगी, आप बाद में भी देख सकते हैं, और बाद में भी इससे आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप अपना लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे सिंप्लीफिकेशन की, जो कि जग जाहिर एक रूल होता है हमारे पास बोडमास का। जग जाहिर रूल होता है बोडमास का। ये बोडमास का रूल भी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, और बहुत ही बेहतर तरीके से। सिंप्लीफिकेशन में सबसे कठिन प्रश्न होते हैं जिसमें कि सारे आपको एप्लीकेशंस भी दे देंगे एक साथ, सारे टाइप के आपको साइंस भी दे देंगे, जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, ये सारी चीजें हो जाएंगी। सारे टाइप के आपको ब्रैकेट्स मिलेंगे और आप एकदम से घबरा जाएंगे। जैसे कि एक क्वेश्चन होता है, मैं ग्रीन पेन से अपने लिख रहा हूं, आप इसको थोड़ा इसी के ऊपर मैं लिखूंगा, आप चेकआउट करने की कोशिश करना। जैसे कि अगर क्वेश्चन है 2 + 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, व्हाट विल बी द आंसर? तो आप बताएंगे कि इसका आंसर जी सर 2 होगा। वेरी गुड। अब अगर मैं पूछूं कि 2 + 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, इसका क्या आंसर होगा? कोई बताएगा? आप लोग कोशिश करिए। कोशिश करिए, इसका क्या आंसर निकलेगा? आप लोगों को एक मिनट, इसका आंसर आएगा 3। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं आप लोगों को। 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, बोडमास रूल के हिसाब से, जैसे अगर हमने लिखा BOD, तो सबसे पहले ये डिवीजन आता है। डिवीजन आता है तो हम 2/2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 2 + 1, और आंसर हो जाएगा हमारा 3। आंसर विल बी 3 आंसर। ओके, तो इस तरीकों के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे एग्जाम में गड़बड़ कर जाते हैं। तो हम आप लोगों को इस तरीके के बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम्स के बताएंगे। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस बताए हुए हमारे एग्जाम्स में भी आ जाएं, आप इसको सोच भी नहीं सकते। फिर हम सॉरी, मैंने स्लाइड की पूरी बात नहीं करी थी। अप्रोक्सीमेशन स्पेशली बैंकिंग में आता है, मैंने यहाँ पे टिक भी कर रखा है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या होता है कि लगभग में मान निकालना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है कि कुछ इक्वे देगा और बोलेगा इसका लगभग में मान बताओ। लगभग में मान का मतलब यही होता है, जैसे अगर आपका आंसर आ रहा है 5.589, तो इसमें आंसर 6, ये एक लगभग में मान हो गया। ठीक है, या आपके पास अगर आंसर आता है, सॉरी, आपके पास अगर किसी क्वेश्चन का ऐसा आंसर आता है जिसमें कि लगभग में मान निकालने के लिए कहा गया हो, तो
अब जैसे 5.3221, तो आपको इस क्वेश्चन का जो लगभग में मान निकलेगा वो निकलेगा 5.3 ओनली। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमें बतानी है। बताने के लिए बहुत कुछ है बच्चों, आप लोग सोच भी नहीं सकते, बट प्रॉब्लम ये है कि समय कम है हमारे पास। बट हम इसी समय में आपको किसी भी तरीके से चीजों को लेके हम बताएंगे। और इसके बाद हम अप्रोक्सीमेशन के बाद पढ़ेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज बहुत ही बड़ा चैप्टर होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, कम से कम 10 क्वेश्चंस तो इसमें से बनते ही बनते हैं। अगर एसएससी की बात करें तो कम से कम इसमें से 8 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। सॉरी, मैंने 10 इसलिए कहा कि पहले 200 क्वेश्चंस का एग्जाम होता था, उसमें 10 से 12 क्वेश्चन बनते थे नंबर सिस्टम के। और अभी जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन बनते हैं ये कम से कम 5 से 7 को। तो हम नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। ओके, आप लोग यूट्यूब पे लाइव चैट कर सकते हैं आप सब। इसके बाद हम एवरेज पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम के बाद ही एवरेज पढ़ने का आप कुछ मतलब बनता है। एवरेज को हम पहले नहीं पढ़ सकते नंबर सिस्टम से। मैंने यहाँ पे चीजों को इस तरीके से सजाया है जो कि मेरा खुद का तरीका बनाया हुआ है। ऐसी इस तरीके से सजाई हुई चीजें न तो आपको किसी किताब में मिल सकती हैं, न तो कोई टीचर भी देंगे। बहुत सारे टीचर्स यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, मैं मानता हूँ मेरे से बेहतर भी काम कर रहे हैं वो, बट चीजों को कैसे डील करना है इसके बारे में कुछ लोग 4 साल से पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग 5 साल से पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मैं एटलीस्ट 2006 से पढ़ा रहा हूँ, इंटरमीडिएट पास करने के जस्ट बाद से पढ़ा रहा हूँ। तो इस तरीके से मैं चीजों को आगे बढ़ाता हूँ अभी। और यहाँ पे है परसेंटेज। परसेंटेज बहुत ही प्यारा चैप्टर है। कुछ बच्चों को लगता होगा कि परसेंटेज बहुत ही कठिन प्रश्न आते हैं, परसेंटेज बहुत ही कठिन है हमारे लिए, मेरे समझ में नहीं आएगा। उन सब बच्चों को बता दूं मैं, आप लोग भी बताना कि परसेंटेज सीखना है भाई तो यहाँ पे आ जाओ। परसेंटेज का मास्टर बना के छोड़ूंगा मैं आप लोगों को। इसके बाद परसेंटेज के बाद ही आता है ये प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस तो आप सब जानते ही हैं, बाकी तो बहुत सारे बच्चे मास्टर भी होंगे इसमें, क्योंकि कोई भी 1 रुपया तो अपना छोड़ना चाहेगा नहीं, या छोड़ना चाहेगा? अगर छोड़ना चाहेगा तो मेरे पास छोड़ सकता है। ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट हंसाने के लिए मैंने ऐसी बात करी थी। ओके, अब प्रॉफिट लॉस के बाद हम पढ़ेंगे, जैसे कि आप में से कोई बच्चा, जैसे ये राजेंद्र यादव जी हैं, मान लो इन्होंने 2 रुपए किसी को दे दिए, तो भाई इतने तो अच्छे आदमी नहीं है कि ऐसे ही दे देंगे। बोला कि भैया हमको 2 रुपए के बदले कुछ और भी चाहिए। बोला कितना चाहिए? तो बोला कोई बात नहीं, आप 2 रुपए लेके जाओ, आप 1 रुपए इसके साथ मिला के लौटा देना, टोटल 3 रुपए लौटा देना मेरे साथ, मेरे पास। तो आदमी ने सोचा भाई ये तो बहुत ही ज्यादा मांग रहे हैं, बट परसेंटेज में ये कितना इंटरेस्ट हो गया आप लोग बता सकते हैं? अगर आपसे 2 रुपए किसी ने लिया, अब आप बोल रहे हैं कि 1 रुपए प्लस करके हमें चाहिए, आपको मिला कितना? 3 रुपीज। तो आप कितना परसेंट एक्स्ट्रा पेमेंट पाए? आप कितना प्रतिशत धन पाए? बताएंगे आप में से कोई भी? जरूर बताइए। मैं आपके YouTube को भी देख रहा हूं, आपके WhatsApp को भी देख रहा हूं, मैं पढ़ा भी रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों का टोटल रेवेन्यू जिसने भी दिया था वो पैसा, आपको उसका पैसा 50% बढ़ के मिला है उसको। आप लोग इस चीज को चेकआउट करिएगा। ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, ये छोटे छोटे प्रश्न ही एग्जाम में आके दिमाग का बैलेंस, बट ये छोटे छोटे प्रश्नों पे हम इतना अच्छे तरीके से पकड़ पाएंगे हमारे पढ़ाने के बाद कि आप लोगों को इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। बहुत अच्छे तरीके से आप इन क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके, फिर हम पढ़ेंगे डिस्काउंट ऑल टाइप्स। डिस्काउंट ऑल टाइप्स क्या होते हैं? डिस्काउंट में आता है ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट, मर्चेंट डिस्काउंट, ऐसे बहुत सारे डिस्काउंट्स आते हैं। अभी इकोनॉमिक्स में एक पॉइंट है MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो कि आईएएस के भी पेपर में पूछा जा चुका है, आपके यूपी पीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है, आपके एसएससी में भी पूछा जा चुका है, आपके बैंक में भी पूछा जा चुका है। तो ये सारी चीजें तो हम खैर जीए और जीएस में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे डिस्काउंट से मतलब यही होता है कि हम ट्रू डिस्काउंट, बैंकर डिस्काउंट और मर्चेंट डिस्काउंट, ये तीनों किस तरीके के डिस्काउंट होते हैं, कैसे दिए जाते हैं, कैसे उनको फायदा भी मिलता है डिस्काउंट देने के बाद भी, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं।
इसके बाद रेशियो। क्या आप सब हमें देख पा रहे हैं ना अच्छे से? अगर देख पा रहे हैं तो यूट्यूब के लाइव चैट में आप जरूर रिप्लाई करें, और लाइव चैट में आप झमाझम बरसाते जाइए अपनी इमोजीज। इमोजीज मतलब होता है आप जो हंसता हुआ खेलता हुआ, वो जो गोल गोल कलर का गोल गोल तरीकों के मुंह जो बने होते हैं ना, व्हाट्सएप में हम अपने फ्रेंड्स को शेयर करते हैं, वैसे यहाँ भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने पे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए रेशियो में तो आपको पता ही होगा। रेशियो पढ़ने के बाद हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड प्रोपोर्शन। कंपाउंड प्रोपोर्शन स्टार्ट जो होगा, इस कंपाउंड प्रोपोर्शन में बहुत सारी चीजें आती हैं जो कि रियल हमारी लाइफ में ऐसी चीजें होती हैं। तो इन सब चीजों को हम रियल लाइफ से जोड़ के आपको बताएंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। पार्टनरशिप भी हम पढ़ेंगे, एलिगेशन एंड मिक्सचर, और स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के बेसिक क्वेश्चंस होंगे इसमें, और इन्हीं के ऊपर बेस्ड होता है ये ट्रेन का सिस्टम। ठीक है, एक ट्रेन आ रही है तो एक ट्रेन जा रही है, तो ये दोनों कब मिलेंगी, कब एक दूसरे से दूर हो जाएंगी, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे ट्रेन वाले चैप्टर में। अगेन अलजेब्रा एंड इट्स एप्लीकेशंस। अलजेब्रा एंड इट एप्लीकेशंस जैसे होता है, आपको इक्वेशन दे देगा 3x + y = 20, 2x + y = 30, ऐसे एप्लीकेशन देके बोलेगा x की वैल्यू बताओ। तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनको हम आपको बताएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। अब जैसे नंबर्स पे प्रॉब्लम होते हैं, अभी एक कुछ दिन पहले ही मूवी एक रिलीज हुई है, इस पे है शकुंतला देवी, आई होप सो। शकुंतला देवी एक मूवी है जो कि बहुत टाइम पहले अराउंड 90s और 60s में ये बेंगलोर से थी, और इनका दिमाग गणित में बहुत तेज था। ये किसी भी क्वेश्चंस का झट से जवाब देती थी। तो शकुंतला देवी जी ने बहुत सारे पजल्स भी लिखे हैं। उन पजल्स में केवल नंबर के ऊपर ही डिस्कशन। हमने जैसे अभी आपको बताया था कि 2 + 2 और डिवाइडेड बाई 2, बहुत सारे लोग इसका गलत आंसर दे देते हैं। इसी तरीकों के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं नंबर्स के ऊपर, जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं और आते भी हैं एग्जाम में। ये सारे प्रॉब्लम हम इस पे डिस्कस करेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स में, एंड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। भाई ये तो आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा ही होगा, कभी रीजनिंग की बुक में दे देगा, कभी मैथ्स की बुक में दे देगा। बेसिकली ये मैथ्स की बुक में होना चाहिए। खैर उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस पढ़ना है। इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चंस इस तरीके से बनते हैं कि आपके और आपके फादर की अगर एज ले लें, तो कोई बच्चा कहता है कि भाई उस लड़के की जो एज है उसके पिताजी से 10 गुनी है, और मेरे से चार साल की कमी है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं, इसमें हम पूरा एडवांस बेसिक से लेके और एडवांस तक हम इसमें पढ़ेंगे। ओके, नाउ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिसर्च। इससे क्वेश्चंस देखने को तो बहुत कम मिलते हैं, इससे क्वेश्चंस देखने के तो बहुत कम मिलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिसर्च से। बट इससे जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो जरूर 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, अगर बने तो। अगर नहीं बने तो नहीं आते हैं एक भी क्वेश्चंस, लेकिन 3 या 4 साल में एक बार इससे क्वेश्चन ही बना ही देते हैं। जैसे घुड़दौड़ के ऊपर या किसी आदमी के दौड़ के ऊपर, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, इनमें हम डिस्कस करेंगे बाद में। अगेन टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों को इससे डर भी लगता है, मैंने खुद इस चीज को महसूस किया है। बट टाइम एंड वर्क बहुत ही प्यारा चैप्टर है, हमने बहुत अच्छे अच्छे तरीके इसके ढूंढ के रखे हुए हैं, जो कि आपको बताने पे बहुत ही बेहतर लगेगा। ओके, नाउ पाइप एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क अगर आपने सीख लिया तो पाइप एंड सिस्टम सीखने में आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला है। पाइप एंड सिस्टम सीखने में आपको कोई टाइम नहीं लगने वाला है। इसमें बस बातों का, शब्दों का अंतर होता है, सॉल्यूशन सब एक जैसा ही होता है, आप सब जानते भी होंगे। इसमें कोई ज्यादा बात नहीं करनी है। बोट एंड स्ट्रीम भी सेम उसी की तरीके से है। 2 डायमेंशन जो मैंने लिखा है, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सर्कल, बेसिक एंगल्स, आपके लाइंस, आपके बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें जो कि बेसिक ज्योमेट्री की हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और 3 डायमेंशन में आपके आ जाते हैं स्फेयर मतलब होता है गोला, आपके आ जाते हैं बेलन, शंकु, बेलन को कहते हैं सिलेंडर, शंकु को कोन कहते हैं। इस तरीके से बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, 4 या 5 चीजें हैं जो कि हमको पढ़ना ही पड़ेगा। इसी में इंक्लूडेड है आपका मेंसुरेशन, इसीलिए मैंने मेंसुरेशन को कहीं अलग से नहीं लिखा हुआ है, इसी में इनबिल्ट है 3 डायमेंशन में ही, इसीलिए मैंने पूरा उसको 3 डायमेंशन ही रख दिया है।
आप लोगों ने किसी बुक में ऐसे 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन करके नहीं सुना होगा। और नेक्स्ट है प्रिज्म एंड पिरामिड। प्रिज्म एंड पिरामिड हम पढ़ने वाले हैं। इसमें प्रिज्म एंड पिरामिड बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं। ओके, प्रिज्म एंड पिरामिड बहुत ही कम लोग पढ़ते हैं, बट हम इसमें पढ़ेंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। और क्वेश्चन जब बनते हैं तो उस टाइम पे हमें वो 2 क्वेश्चन एटलीस्ट छोड़ के आने पड़ते हैं। और डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस तो बच्चों ऐसा है, मैं सबसे पहले ये सारी चीजें पढ़ाने के बाद तुरंत डाटा एनालिसिस पढ़ाता हूं बच्चों के एग्जाम से पहले, क्योंकि इससे एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आते हैं। डाटा एनालिसिस से एक ही क्वेश्चन में टोटल 5 प्रश्न आते हैं, 5 क्वेश्चंस आते हैं। और अगर हमने डाटा एनालिसिस ढंग से सीख लिया तो हम ये टोटल 5 क्वेश्चंस आसानी से करके और 5 मार्क्स हम पा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि हमें डाटा एनालिसिस तो जरूर सीखना होगा। बहुत ही आसान होता है, बेसिक परसेंटेज आते हैं, बेसिक प्रॉफिट लॉस आता है, बेसिक एवरेज के क्वेश्चंस रहते हैं इसमें। ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती हैं, बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन बस एक बार हमें ग्राफ पे देख के समझना होता है ये क्या होता है एग्जैक्टली। ये बहुत ही टीचर पढ़ाने से डरते हैं, बट मैं पढ़ाऊंगा इसे आप लोगों को। आप लोग एक बार में समझ लेंगे कि ये कैसे हो रहा है। ओके, नाउ टेक्निकल जो मैथ मैंने बोला था कि टेक्निकल मैथ्स होता है कुछ, और इसके टॉपिक पे हमें पढ़ने पड़ेंगे। तो टेक्निकल मैथ में है जैसे कि आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोबेबिलिटी। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एक इंटरमीडिएट में एक चैप्टर है, और उस चैप्टर से जैसे एसएससी में कभी कुछ एग्जाम्स में आते हैं, डिफेंस के एग्जाम्स में आते हैं, और आपके बैंकिंग के भी एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। और इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी तो बहुत ही बेसिक चीज है, वो तो आनी ही आनी है। आपने देखा भी होगा अगर एसएससी और बैंकिंग का कोई भी एग्जाम दिया होगा तो। ठीक है, जैसे इसमें आता है कि आज बरसात होगी या नहीं, तो अगर बादल दिख रहे हैं तो आप सब बोलेंगे बरसात होगी सर। मैं बादल भी दिख रहा है, मैं बोलूंगा बरसात नहीं होगी सर। तो आप में से 4 लड़के बोलेंगे नहीं सर बरसात तो होगी। तो वो प्रोबेबिलिटी हो गई कि भाई 4 लोग बोल रहे हैं सही बात, एक आदमी बोल रहा है गलत बात, प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4 की। तो इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और ये बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं एसएससी और बैंकिंग में। और आप नॉर्मली बेसिक चीजें भी जान जाएंगे तो आप वहां पे वो क्वेश्चन टच कर पाएंगे। और वो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। 1 नंबर तो ये फ्री का आपको मिलेगा। फिर अगेन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जो मैंने वहां पे बताया था लीनियर इक्वेशन, वो वहां पे तो बेसिकली तरीके से होते हैं। मैंने आपको पीछे बताया था ना 3x प्लस वाई इक्वल टू 20 एंड 2x प्लस वाई इक्वल टू 30, ऐसा कुछ क्वेश्चंस बताया था। वैसे क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे, बट यहाँ पे क्वेश्चंस थोड़े एडवांस लेवल के बनेंगे। जैसे आपको बोल सकता है px प्लस 1 बाई एस वाई इज इक्वल टू 50। तो इस तरीके के आपको डाटा ना देके आपको वेरिएबल्स दिए जाएंगे, चर राशि दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप इन चीजों का ध्यान रखना होगा आपको। और इसी तरीके से इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज में बहुत सारी चीजें हैं। इनइक्वालिटीज आपको रीजनिंग में भी पढ़ने को मिलेगा, यहाँ भी पढ़ने को मिलेगा। तो ये सब मिला के आपको इसमें से बहुत ही कम प्रश्न पूछे जाते हैं, बट जब पूछे जाते हैं तो 1 या 2 प्रश्न तो जरूर होते हैं। तो ये हम वहां पे पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। मेरी बहुत अच्छी है ट्रिग्नोमेट्री, मैं बहुत सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया भी हूँ। अभी मेरी आगरा में पहले कोचिंग हुआ करती थी, काफ़ी टाइम पहले 2014 और 15 में। तो उस टाइम पे मैंने पढ़ाया था बच्चों को वहाँ पे। बहुत सारे बच्चे वहाँ पे मतलब एग्जाम्स में पास आउट भी हुए हैं। और सबसे बढ़िया खुशी की बात होती है काफ़ी सारी लड़कियां पास हुई थी वहाँ पे। ओके, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने देखा होगा, ये भी 8th से आजकल शुरू हो जाता है। पहले 9th-10th में वो शुरू हुआ करता था, और इस तरीके से अभी 12th तक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें आना चाहिए अगर हम एसएससी और बैंकिंग का एग्जाम देना चाहते हैं तो। ओके, और कुछ स्पेशल फॉर्मूलाज होते हैं जो कि हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम अपनी मैथ की पहली क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका हमने नाम दिया है बेसिक शेप्स। ओके, बेसिक शेप्स हम स्टार्ट करते हैं। सॉरी, नॉट बेसिक शेप्स, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन।
ओके डियर स्टूडेंट्स, बेसिक कैलकुलेशन से पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप भी जानना चाहेंगे कि नंबर्स आए कहाँ से। अगर आप में से कोई बोर हो रहा हो, किसी को समझ में ना आ रही हो चीजें, आप यूट्यूब पे आप सेंड कर सकते हैं, यूट्यूब के लाइव चैट में आप चैट कर सकते हैं कि सर मुझे नहीं समझ में आ रही है, सर मुझे नहीं दिख रहा है, सर मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप वहां पे यूट्यूब चैट में जाके जरूर इस चीज को मेंशन करिए। मैं वो भी देख रहा हूं और वेट कर रहा हूं आपके हर मैसेजेस का, हर मैसेज में आपका देख रहा हूं उसमें, ठीक है। तो बेसिक कैलकुलेशन से पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे ये नंबर्स को किसने बनाया भाई। क्या बिना नंबर्स के काम नहीं चल सकता था? चल सकता था। या जब कभी ना कभी नंबर्स बने होंगे, उससे पहले नंबर के बिना काम कैसे चलता था? तो हम यहां पे आते हैं कि ये एक आदमी है, इन्होंने कहा कि भाई मुझे तो यहाँ पे एक मेरे पास झोला है या बैग है, इस बैग में ढेर सारे गेहूं हैं। क्या है इनके पास? गेहूं है। और एक दूसरा आदमी था, इसने बोला कि मेरे पास तो ये घी का डब्बा है। इनके पास क्या है? इनके पास घी का डब्बा है, ठीक है। तो इस आदमी ने कहा कि भाई मेरे से थोड़ी गेहूं ले लो और आप ये डब्बा दे दो हमें। तो इस आदमी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको एक घी का डब्बा बराबर 4 गेहूं के डिब्बे या बैग्स, 4 गेहूं के बैग्स। हिंदी थोड़ी कमजोर है मेरी, प्लीज एडजस्ट। ओके, एक घी का डिब्बा अगर आप देते हैं तो हमें 4 गेहूं के बैग्स चाहिए, तो पैसे का भी कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये सब काम उंगलियों पे होते थे, क्योंकि भगवान ने हमें 10 उंगलियां दी थी, तो ये सारे काम किस पे हो जाते थे? उंगलियों पे। ओके, नाउ धीरे धीरे हमने नंबर्स को जानना शुरू किया। नंबर्स आया हमारे पास, 1 आया, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 भी आया, फिर 8 भी आया, फिर 9 भी आया और 10 नहीं आया था हमारे पास। ओके, 10 क्या था? ये नहीं आया था, 10 हमारे पास नहीं आया था। हमारे पास 9 तक ही थे नंबर्स, क्योंकि 10 के लिए हमें चाहिए था 0, जो कि हमारे पास नॉट अवेलेबल था। एन मीन्स नॉट अवेलेबल, ये हमारे पास नॉट अवेलेबल था। ओके ओके, तो बहुत सारी किताबों में नेचुरल नंबर्स में भी 10 को दे देता है, बट ऐसा नहीं है कि नेचुरल नंबर में 10 होने चाहिए। नेचुरल नंबर अगर हम कहें अच्छे तरीके से, तो नेचुरल नंबर में हमारे पास 9 तक ही नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि ये नेचर से हमने प्राप्त किया था। हमने नेचर में देखा था, एक पेड़ देखा था, हमने आधा पेड़ कहीं नहीं देखा था। हमने एक चिड़िया देखा था, आधा चिड़िया कहीं नहीं देखा था। हमने नेचर में जो कुछ भी देखा था वो पूरा था, वो पूरा एक था। ओके, हमने नेचर में कभी भी आधी चीजें नहीं देखी थी, तिहाई चीजें नहीं देखी थी, चौथाई चीजें नहीं देखी थी। तो इस नेचर ने हमें दिखाया कि कोई भी चीज है वो पूरी है, वन है। फिर हमने क्या किया, हमने दिमाग लगाया और धीरे धीरे काउंटिंग अपनी 9 तक बढ़ा चुके थे, तो इसलिए हमने इसको कहा था नेचुरल नंबर्स। हमने क्या कहा था इसको? नेचुरल नंबर्स। तो हमने कहा अब इसी तरीके से मैं आपको अभी डाटा पूरा बना के दिखाऊंगा, उसके पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं। नेचुरल नंबर्स के बाद जब हमने जीरो को इन्वेंट किया, जीरो को इन्वेंट करने के बाद जब हमारे पास 10 आया, तो फिर हमारी काउंटिंग आगे बढ़ी और धीरे धीरे ढेर सारे नंबर हो गए। इतने सारे नंबर हो गए कि हमें संभालना मुश्किल होने लगा। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि नहीं भाई, हमें एक तरीका बनाना पड़ेगा, हमें एक वे बनाना पड़ेगा, हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें हम इन सारे नंबर्स को एक साथ में रख सके। तो हमने एक सिस्टम बनाया और उस सिस्टम को नाम दिया हमने नंबर सिस्टम। क्या नाम दिया हमने? नंबर सिस्टम। ओके, अब इस नंबर सिस्टम में हमने इसको 2 पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया।
जैसा कि मैंने बताया, हमने कैलकुलेशन कर करके बहुत सारे नंबर्स हमने विकसित कर लिए, बहुत सारे नंबर्स बना लिए। तो हमने एक बताया रियल नंबर और एक बताया काल्पनिक संख्या, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश में कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है बच्चों? मैं हिंदी में बोल भी रहा हूँ और इंग्लिश में लिख रहा हूँ। क्या आप लोग मुझे यूट्यूब लाइव चैट में जरूर बताइए प्लीज, हिंदी और इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है आप लोगों को? अगर हिंदी और इंग्लिश की प्रॉब्लम आ रही है तो मैं हिंदी में भी लिख सकता हूं और इंग्लिश में भी लिख सकता हूं। क्या मुझे हिंदी में लिखने की आवश्यकता है? मैं अपने बोल तो रहा हूं आप लोगों को, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं। तो हम अभी यहाँ पे काल्पनिक संख्याएं पढ़ने वाले नहीं है, हम अभी यहाँ पे रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। अब हम रियल नंबर के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप लोग थोड़ा भी टेंशन नहीं लीजिए, ये सारी चीजों की पीडीएफ भी मैं आपको भेजूंगा। जितने भी आपको शॉर्ट दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे, ये सारे आपको पीडीएफ में भी अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, आप पीडीएफ में भी आप इस चीज को देखेंगे। ओके, थैंक यू मंजीत कुमार, आपका मैसेज मिला मुझे। ओके, उन्नति आपका भी मैसेज मिला है, अनमोल सिंह आपका भी मैसेज मिला, आप सबको थैंक यू वेरी मच। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स पे। क्या आप लोगों को पढ़ने में मजा आ रहा है थोड़ा सा? रियल क्लास की तो बात ही अलग होती है, अगर मैं सामने बोर्ड पे पढ़ाता वो तो बात ही अलग होती है फिर। बट क्या आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो आप जरूर अपनी इमोजीज की बरसात कराएं, जरूर आप लाइव चैट में। आप लोगों को पता होगा ना इमोजीज क्या कहलाते हैं। इमोजीज जैसे जिनके इतने बड़े से मुंह बने होते हैं, अजीब से इनके आंखें बनी होती हैं, अजीब सा नाक बना होता है और अजीब सा मुंह बना होता है। तो ये चीजें क्या कहलाती हैं? ये इमोजीज कहलाती हैं। तो आप इनकी बरसात जरूर करें अगर आपको अच्छा लगता है। चलिए, हम रियल नंबर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो रियल नंबर्स मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। रियल नंबर्स को भी जब हम आगे बढ़ते हैं तो पहले आता है नंबर सिस्टम, पहले आता है नेचुरल नंबर्स। क्या आता है? नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स मैंने बताया 1 से 9 तक जो भी थे वो थे नेचुरल नंबर्स। फिर हमने जीरो को इन्वेंट किया और हमने बना लिया होल नंबर्स। क्या बनाया? होल नंबर्स। होल नंबर्स हमारा 1 से स्टार्ट होता है, सॉरी जीरो को भी हमने इंक्लूड किया इसमें क्योंकि जीरो हमने इन्वेंट कर लिया था। 0 1 2 और 3 और ऐसे ये सॉरी ये थोड़ा ओके, नाउ इट्स ओके। 0 1 2 3 और इंक्लूडिंग 10 एंड ऑल, ये होल नंबर्स हो जाते हैं हमारे। इसके बाद आता है हमारा इंटीजर। क्या आता है? इंटीजर। हिंदी में कहते हैं इसको हम पूर्णांक। क्या कहते हैं हिंदी में? पूर्णांक। अब प्रॉब्लम ये हुई थी, प्रॉब्लम कुछ ऐसी हुई थी कि कोई साइंटिस्ट होंगे या कोई आपके तरह का लड़का होगा या कोई ये सत्येंद्र यादव जी ही होंगे सपोज, उस टाइम पे अभी दूसरा तीसरा या जन्म होगा इनका। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड सत्येंद्र। तो हो सकता है कि किसी ने एक इक्वेशन लाया 2x + 3 = 0। इक्वेशन तो बहुत बढ़िया था बट इनके पास कोई ऐसा नंबर नहीं था। अगर सॉरी इसमें ये हम 2 को मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 रहने से ये सही नहीं बताएगा। ओके, x + 3 = 0 आया था, तो x की वैल्यू क्या आएगी इसमें? -3 आएगी। अब -3 तो कहीं हमारे पास था नहीं, होल नंबर में भी नहीं था, हमारे पास नेचुरल नंबर्स में भी नहीं थे। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई -3 ऐसे तो बहुत सारे फिर नंबर मिलेंगे। इसका मतलब कि अगर हमने इधर 1 लिखा तो इधर -1 होगा, अगर इधर हमने 2 लिखा तो इधर -2 होगा। तो इस तरीके से तो बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे। तो हमें क्या करें कि अब इस नंबर सिस्टम को थोड़ा हमें चेंज करना पड़ेगा। तो इन्होंने इंटीजर्स बनाया। इंटीजर्स में क्या क्या डाला? इंटीजर्स में डाला इन्होंने 0। ठीक है, इंटीजर्स में डाला 0 और ये इसको बनाया एक, यहां पे बनाया आपका पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर्स यहां बनाया आपको नेगेटिव नंबर्स। ओके, अब मैं इसको अभी एलोबरेट भी करता हूं। चीजें बाजार में देखी होंगी, ठीक है, ऐसी चीजें बाजार में देखी होंगी। अब ये आप समझ लो कि
जो सेलर्स होते हैं, फ्रूट सेलर्स हो गए, फल विक्रेता हो गए, सब्जी विक्रेता हो गए, सब्जी बेचने वाले, वो ऐसी चीजें रखते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आप जरा कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्लीज। आप लोगों ने देखा भी होगा। यस, इसे हम कहते हैं तराजू। क्या कहते हैं? तराजू। तो इंटीजर को भी एक तराजू, और ये होता है जीरो। जीरो होता है जहां पे वो चेक करते हैं कि क्या दोनों पलड़े बराबर हो चुके हैं, ऐसा वो चेक करते हैं जो सेलर्स होते हैं। तो अब इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हुए अब आपको थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं इसमें चीजों को। नंबर सिस्टम दोनों तरफ से एंड टू एंड नहीं है, इस प्रकार से नहीं एंडेड है। ओपन एंडेड मतलब क्या होता है? ओपन एंडेड मतलब होता है ये इधर भी खुला है और ये इधर भी खुला है, ये इधर भी खुला है और ये इधर भी खुला है, दोनों तरफ से कहीं आगे बढ़ते जाइए और आप इधर भी आगे बढ़ते जाइए। बीच में इन्होंने बताया कि यह है जीरो। बीच में क्या बताया? इन्होंने बताया जीरो है, और जीरो के इधर जितनी दूरी पे, अभी ध्यान से आप सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही बेसिकली आते हैं बट बच्चों को समझ में नहीं आते हैं और वो वहां पे कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत करके आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। मैं सारे क्वेश्चंस को एक एक करके रिवाइज कराता हूं। जीरो से जितनी दूरी पे वन है, ध्यान से सुनिए, जीरो से जितनी दूरी पे वन है, जीरो से उतनी ही दूरी पे माइनस वन है। जीरो से जितनी दूरी पे टू है, जीरो से उतनी ही दूरी पे माइनस टू है। जीरो से जितनी दूरी पे थ्री है, जीरो से उतनी ही दूरी पे माइनस। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? ओके। अभी सबके बीच में, जीरो से वन के बीच में, मैं कलर चेंज कर लेता हूं थोड़ा। फिर वन से टू के बीच में अगेन कलर चेंज। टू से थ्री के बीच में, टू से थ्री के बीच में जितनी दूरी है, ये सारी दूरियां आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। क्या होंगी? बराबर होंगी। क्वेश्चन बना था कि वन से फाइव के बीच में दूरी कितनी है? संख्या रेखा पर वन से फाइव के बीच में दूरी कितनी है? क्या आप में से कोई भी बताएगा? संख्या रेखा पर एक से लेकर और पांच तक के बीच में दूरी कितनी है? क्या आप में से कोई बताएगा? प्लीज कमेंट बॉक्स में आप चैट में लिखें। मैं आप लोगों को बताता हूं। यहां पे संख्या रेखा पर एक से पांच तक की दूरी, यह है जीरो, जीरो टू वन, वन टू टू, टू टू थ्री, फोर टू फाइव। नाउ ये तो हम टू थ्री फोर, आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे? फोर पॉइंट्स की दूरी है। जबकि बच्चों को ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया और वो छोड़ के आ गए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं इसको। संख्या रेखा पर जीरो वन से फाइव के बीच में कितनी दूरी है? तो टोटल 4 पॉइंट्स की दूरी है। और वहां पे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था और लड़के इसको क्लियर नहीं करके आए। कई लड़कों ने 5 पॉइंट पे टिक किया, कई लड़कों ने फाइव माइनस वन, कुछ ने 4 पे भी टिक किया। उनका तो ऐसे ही से हो गया, बट उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। 5 माइनस वन करके नहीं होना था इस चीज को। ओके, नाउ ऑन कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, वेट थोड़ा। ओके, ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड। क्या आप में से कोई बता सकता है -3 एंड -2 इसमें बड़ा कौन सा है? कौन सा सही होगा? -3 और -2 में बड़ा कौन सा है? जो बड़ा है उसको आप चैट में रिप्लाई करें। जो बड़ा है उसको आप चैट में रिप्लाई करें। -3 और -2 में कौन बड़ा है, इसे हम देखते हैं। उसके पहले एक चीज समझते हैं, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको बताया ये चीज यहां से शुरू होती है, वो मतलब ही होता है कि वो चीज आगे भी बहुत दूर तक जा रही है और दूसरी साइड भी बहुत दूर तक जा रही है।
ये दोनों तरफ बहुत ही दूर दूर तक ये जारी है। तो हम अपना काम स्टार्टर को हमें संख्या रेखा पे सबसे पहले प्रदर्शित करना होता है। जीरो से ही हम रेफरेंस लेते हैं कि हमको पॉजिटिव किधर लिखना है, नेगेटिव किधर लिखना है। जीरो से पॉजिटिव लिखे जाते हैं लेफ्ट साइड में, सॉरी पॉजिटिव लिखे जाते हैं राइट साइड में, जीरो से नेगेटिव लिखा जाता है लेफ्ट साइड में। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड, ये हो गया हमारा राइट साइड। अब यहाँ पे था -1, यहाँ पे था +1। अब हम +1 हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्लस को हमेशा क्या करते हैं, प्लस को हमेशा हम छिपा हुआ मानते हैं। प्लस को हमेशा हम छिपा हुआ मानते हैं, तो इसीलिए हम प्लस को डिनोट नहीं करते हैं। माइनस को हमें डिनोट करना पड़ता है, तभी हम माइनस को देख सकते हैं कि हाँ माइनस वहां पे लिखा हुआ है। तो चलिए +1 और -1 अगेन +2, मैं बोल रहा हूं +2 बट लिख नहीं रहा हूं +2, क्योंकि +2 लिखना सही नहीं में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, +2 एंड -2 अगेन +3 एंड यहाँ पे देख सकते हैं। अभी हम इस चीज को, आप इस चीज के ऊपर ध्यान ना दें, मैं जिसको ब्लैक कलर से घेर रहा हूं इस चीज को आप ध्यान ना दें, इसको आप ध्यान ना दें, ठीक है। जिसको मैंने ब्लैक कलर से घेरा है और ब्लू कलर से कैंसिल किया है, इसको आप ध्यान ना दें, आप इसके इधर की चीज को ध्यान दें, ठीक है। 0 1 2 3 संख्याएं बढ़ किधर से किधर की तरफ रही है। क्वेश्चन मेरा ये है, संख्याएं किधर से किधर की तरफ बढ़ रही हैं, बाएं से दाएं की तरफ बढ़ रही हैं या दाएं से बाएं की तरफ बढ़ रही हैं। इस पे आप लोग चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं, मैं आप लोगों का आंसर देख रहा हूं उसमें, ठीक है। चैट बॉक्स में रिप्लाई करिए। संख्याएं 0 से 3 तक जो दिखाई दे रही हैं, जो हमने ब्लैक बॉक्स में घेरा है उसको आपको ध्यान नहीं देना है। हमारा क्वेश्चन ये है कि जो संख्याएं 0 1 2 3 आपको दिखाई दे रही हैं, वो बाएं से दाएं की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं या दाएं से बाएं की तरफ बढ़ रही हैं। आपको इस चीज को बताना है चैट बॉक्स में। मैं आपके इसका वेट कर रहा हूं, आपके चैट बॉक्स में आप इसको प्लीज बताएं। अभी तक किसी का भी रिप्लाई आया नहीं है चैट बॉक्स में, ओके। मैं वेट कर रहा हूं चैट बॉक्स में आप में से किसी का भी रिप्लाई आए। ओके, चलिए मैं आपको बताता हूं। गुड, मीरा यादव आपने बहुत ही सही बताया है। ये संख्याएं बाएं से लेफ्ट टू राइट बढ़ रही हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा पीछे लेके चलता हूं और अब मैं पूछता हूं, अभी मैंने क्वेश्चन पूछा था कि -3 और -2 में कौन बड़ा है, बट काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है, मैं देख पा रहा हूं। -2 इज द ग्रेटेस्ट नंबर इन -3 एंड -2, ओके। तो ये इसीलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये शुरू में, अभी तो आप बहुत सारी चीजों को पढ़ चुके हैं, तो आप बता सकते हैं कि सर यहाँ पे -3 जो है कि छोटा है और -2 बड़ा है। बट बहुत पहले जब इस चीज की इन्वेंशन हुई कि माइनस के तरीकों की भी कुछ संख्याएं होती हैं जो नेगेटिव में आती हैं, माइनस होती हैं, तो उस टाइम पे बहुत ही कंफ्यूजन था। तो वहां पे समझना और समझाना दोनों मुश्किल था कि संख्याएं कौन सी बड़ी। साइंटिस्ट ने या मैथमेटिशियंस ने बताया कि संख्याएं जो बाएं से दाएं की तरफ जा रही हैं, तो बाएं वाली संख्या छोटी होगी दाएं वाली संख्या से, और दाहिने वाली संख्या हमेशा अपने बाएं वाली संख्या से बड़ी होगी। तो ये था हमारा इंटीजर, जो कि बहुत ही चीजों को अपने अंदर लेके, अभी और भी चीजें आएंगी इसके अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, यहां पे देखते हैं। इंटीजर्स तो हमने ढूंढ लिया। सॉल्यूशन करते करते एक महाशय थे, इन्होंने एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया। ओके, एक सॉल्यूशन का आंसर दिया 2x - 3 इज इक्वल टू, क्या आएगा आंसर? बहुत ही आसान है, आप सब बता सकते हैं, बहुत ही आसान आंसर है। चैट बॉक्स में रिप्लाई आप करते रहे, बहुत ही फास्ट करते रहे, इमोजीज की बरसात करते रहे।
जिससे कि पता चलेगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है। मुझे तो इतना उम्मीद नहीं है कि बहुत ही अच्छी लग रही होगी, लेकिन कुछ तो अच्छी है। पढ़ाई तो हमारी स्टार्ट हो रही है अभी, ठीक है। तो अभी मैं किसी और बहुत सारे लोगों के हमारे पास रिक्वेस्ट है, जैसे यून एकेडमी भी हो गया, बहुत सारे ऐसे हैं, बट हम नहीं गए, वहां ना था। और यहाँ पे मैं जाके और पढ़ाई अगर स्टार्ट करता तो मेरी उधर डिस्टर्ब होता मैं, इसलिए मैंने अपना खुद का स्टार्ट किया है। अभी थोड़ा सी प्रॉब्लम है, बट बहुत ही जल्दी हम इस पे रिज्यूम करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज आप लोग, बट ठीक है, अगर जहां पे हम कुछ नहीं पढ़ा पा रहे थे, अभी कुछ तो हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो 2x-3 2x-3 में अगर हम सॉल्यूशन निकालते हैं तो x की क्या वैल्यू आएगी, x की क्या वैल्यू आएगी, आप लोग फटाफट इसमें आप बताएं। हाँ अमित यादव, आपका आंसर एकदम सही है, बट आप ऐसा तो कोई नंबर अब अगर हम इसकी बात करें, आपने जैसे बोला है 1.5, तो 1.5 तो ऐसा कोई नंबर तो है नहीं हमारे नंबर सीरीज में, या नंबर हमारे इंटीजर्स के नंबर लाइन पे, ठीक है। इंटीजर्स का जो नंबर लाइन होता है उसको हम नॉर्मली नंबर लाइन भी बोलते हैं, तो वहां पर तो 1.5 नाम की कोई पॉइंट है नहीं। अच्छा, अगर हम इसको नॉर्मली, आपने तो 1.5 बता दिया, बट पहले के टाइम में ये बहुत ही बड़ा एक इशू हुआ करता था, तो ये इसे डायरेक्टली हम लिख सकते थे 3/2 ओनली। अब प्रॉब्लम ये थी कि ये 3/2 नाम का कोई पॉइंट है नहीं इंटीजर्स पे, तो फिर हमने ऐसे क्वेश्चंस के लिए डिजाइन किया। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि आप लोगों को क्या डिजाइन किया गया, आपको हिंदी में कहते हैं इसको परिमेय संख्याएं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं इसे रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। हाँ, उन्नति चौहान आपका भी आंसर सही है, राजेंद्र यादव जी आपका भी आंसर सही है, अमित यादव आपका भी आंसर सही था, ठीक है। तो अभी हमने इसकी वजह से, ओके, इसकी वजह से एक और नंबर सिस्टम जुड़ा हमारा, और उसको हमने कहा इंटीजर्स। क्या कहा, सॉरी, रेशनल नंबर्स। क्या कहा, रेशनल नंबर्स। क्या कहा, रेशनल। अब रेशनल नंबर्स में कहा गया कि भाई इनको ऐसे ऐसा वो नंबर कैसे हम पहचानेंगे कि ये नंबर एक रेशनल नंबर है। तो इसके लिए एक उन्होंने फॉर्मूला बताया। फॉर्मूले में कहा गया, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, इसको आप लोग बस एक बार सुनिए, कहीं लिखने की आवश्यकता नहीं, आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फॉर्मूले में कहा कि कोई भी नंबर जो p/q या a/b या x/y या एनीथिंग, ओके, ऐसे रूप में लिखा हुआ पाया जाए, रेशनल नंबर होगा। बट इसके साथ एक प्रॉब्लम और है, ये p और q की जगह ले सकते हैं, p और q की जगह पे मैं आप लोगों को बताता हूं, ये p q a and b and x and y इज इक्वल टू इंटीजर्स। इंटीजर्स को शॉर्ट फॉर्म में i से डिनोट करते हैं, और वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। ये p हो गया, q हो गया, a हो गया, b हो गया, x हो गया, y हो गया, कोई भी इंटीजर इनकी जगह पे हम रख सकते हैं। ओके ओके, बट प्रॉब्लम इज दैट कि क्या अगर हमने कोई इंटीजर लिया 2 और q की जगह ले लिया 0, इंटीजर तो 0 भी है, तो क्या ये एक रेशनल नंबर है? जी नहीं। तब तो आपने कहा नहीं नहीं सर, ये तो गड़बड़ हो गया, ये रेशनल नंबर तो है ही नहीं। तो इसके लिए ये जो अधूरा हमारा नियम था, इसको अब पूरा किया गया कि ये p/q और a/b और x/y, इनमें क्या है, जो q है, जो b है, जो y है, ये कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकते हैं। अगर ये 0 के बराबर हैं तो वो रेशनल नंबर नहीं। बहुत ही साधारण तरीके से मैंने समझाया आप लोगों को। आप इसको, बहुत सारे टीचर डायरेक्टली समझा देते हैं p/q और q इज नॉट इक्वल टू 0, बहुत दिन तक मुझे समझ नहीं आया।
फिर जब आप पढ़ाई करते रहते हैं, धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करते रहते हैं, तो एक बार आपको समझ में आ जाती है। तो इसमें क्या है, जो भी नंबर्स आपको p बाई क्यू के रूप में दिखेंगे, जो भी नंबर्स आपको p बाई क्यू के रूप में दिखेंगे, जो भी नंबर्स x बाई वाई के रूप में दिखेंगे, और जिनमें इनके जो हर हैं, जो जैसे कि q है, b है, y है, ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये ऐसे नंबर्स क्या कहलाएंगे? ऐसे नंबर्स आपको कहलाएंगे रेशनल नंबर्स। हिंदी में बोलते हैं इनको हम परिमेय संख्या। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इनको? परिमेय संख्या। हिंदी भी जाननी बहुत जरूरी है, केवल इंग्लिश नहीं पढ़ना है। क्योंकि जब मैं पढ़ता था, जब मैं पहली बार इलाहाबाद गया था पढ़ने, तो वहां पे बहुत प्रॉब्लम होती थी। वहां पे बाहर में क्या है कि इंग्लिश में टीचर्स पढ़ाने में भी उनको बहुत अच्छा लगता था, बच्चों को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, भले ही समझ में आए चाहे ना आए। तब मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, हिंदी मीडियम से गया था मैं, और इस कारण से मैंने सोचा कि अगर मुझे कभी पढ़ाना होगा तो मैं हिंदी दोनों में पढ़ाऊंगा, जिससे किसी भी बच्चे को कोई परेशानी ना आए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछने में झिझकते हैं, बट आप में से कोई भी झिझकना नहीं, क्योंकि मैंने कभी भी किसी भी क्लास में अपने किसी भी टीचर से पूछने में कभी झिझका नहीं। ओके, नाउ अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब ये तो इतना तो हो गया, हमें तो हमारे पास तो परिमेय संख्या को डिनोट कैसे करते हैं ये भी बता देता हूं।